हाल ही में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुराने ब्रिटिश दौर के कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जैसे नए कानून लाए गए हैं। आज हमें नए कानूनों के एक बेहद संवेदनशील और ज़रूरी हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध। हमारे पास इससे जुड़े कानूनी दस्तावेज और सरकारी विश्लेषण है, और हमारा मकसद इन जटिल बदलावों को आसान भाषा में समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ कागज पर हुए बदलाव है या इनसे जमीनी स्तर पर न्याय देने का तरीका भी बदलेगा। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे गंभीर अपराध से, मतलब बलात्कार से जुड़े कानून से। पुराने कानून आईपीसी के सेक्शन 375 की जगह अब बीएनएस में नए प्रावधान हैं। क्या इसमें सिर्फ सजा बढ़ाई गई है या परिभाषा के स्तर पर भी कोई बड़ा बदलाव है? देखिए, बदलाव सिर्फ सजा का नहीं है बल्कि पूरी सोच का है। बीएनएस की जो धारा 63 है उसमें बलात्कार की परिभाषा को काफी साफ और मजबूत किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर सहमति यानी कंसेंट की परिभाषा है। सहमति? हाँ, कानून अब साफ कहता है कि सहमति एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सहमति साफ तौर पर हाँ होनी चाहिए, जो शब्दों, इशारों या किसी भी तरह से जाहिर की गई हो। ये बहुत अहम है क्योंकि सहमति को लेकर हमेशा एक धुंधुल का सा बना रहता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि चुप रहने को अब? बिल्कुल, अब सहमति नहीं माना जा सकता। नया कानून इसी धुंधलके को हटाता है। ये साफ तौर पर कहता है कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने शारीरिक रूप से विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सहमति दे दी है। अच्छा। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है जो पीड़ित पर सवाल उठाने की बजाय आरोपी के एक्शंस पर ध्यान केंद्रित करता है। कानून में 7 ऐसी स्थितियां भी गिनाई गई हैं जहां सहमति को सहमति माना ही नहीं जाएगा। जैसे डरा धमका कर, धोखे से, या जब महिला मतलब नशे की हालत में हो और फैसला लेने की स्थिति में ना हो। तो ये तो हुई परिभाषा की बात। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सजा। यहाँ क्या बदलाव किए गए हैं? सजा को काफी ज्यादा सख्त बनाया गया है और अपराध की गंभीरता के हिसाब से आप कह सकते हैं अलग अलग स्तर तय किए गए हैं। सामान्य बलात्कार के मामलों में अब कम से कम 10 साल की सजा है, जो आजीवन कारावास तक जा सकती है। लेकिन कुछ खास मामलों में कानून और भी कठोर हो जाता है। खास मामले मतलब कैसे मामले? जैसे कि अगर कोई पुलिस वाला, कोई सरकारी अफसर या कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसे की स्थिति में है, वो हिरासत में बलात्कार करता है, या फिर किसी गर्भवती महिला के साथ ऐसा होता है, तो आजीवन कारावास का मतलब होगा कि दोषी अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा, बिना किसी छूट के। हाँ, बिना किसी छूट के। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ये लाइन कानून में जोड़ना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के मामले में तो शायद सजा और भी ज्यादा सख्त है। हाँ, और होनी भी चाहिए। अगर पीड़िता की उम्र 16 साल से कम है तो कम से कम सजा 20 साल है, जो कि पूरी जिंदगी की कैद तक जा सकती है। और अगर बच्ची की उम्र 12 साल से भी कम है तो दोषी को 20 साल से लेकर पूरी जिंदगी की कैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है। और इसमें एक और मानवीय पहलू जोड़ा गया है ना? बिल्कुल, वो ये है कि दोषी पर जो जुर्माना लगाया जाएगा वो रकम अब पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के खर्च के लिए दी जाएगी। यह न्याय को सिर्फ सजा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि पीड़ित के दर्द को कम करने की भी कोशिश करता है। गैंग रेप को लेकर भी काफी चर्चा होती रही है, क्या इसमें भी कोई बदलाव है? हाँ, गैंग रेप के मामले में अब न्यूनतम सजा 20 साल कर दी गई है, जो पूरी जिंदगी की कैद तक जा सकती है। और अगर पीड़िता नाबालिग है तो सजा सीधे सीधे पूरी जिंदगी की कैद या मौत ही होगी। यहाँ कोई नरमी नहीं बरती गई है। यह हमेशा एक कानूनी ग्रे एरिया रहा है। क्या नया कानून इस पर कोई स्पष्टता लाता है? हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प और आप कह सकती हैं जरूरी एडिशन है। बीएनएस में एक नई धारा 69 खास तौर पर इसी समस्या के लिए बनाई गई है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति धोखे से या शादी का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है जबकि उसका शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था, तो ये अब एक अपराध माना जाएगा? बिल्कुल, और इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। यहाँ धोखे का मतलब क्या है? क्या इसमें सिर्फ शादी का वादा ही शामिल है? नहीं, इसकी परिभाषा को काफी व्यापक रखा गया है। धोखे में अपनी पहचान छिपाना, जैसे कि अपना नाम, धर्म या नौकरी के बारे में झूठ बोलना, या फिर नौकरी और प्रमोशन का झूठा वादा करना भी शामिल है।
ये उन हजारों मामलों को एक कानूनी आधार देता है जो पहले अक्सर सबूतों की कमी की वजह से खारिज हो जाते थे। तो हमने देखा कि सबसे गंभीर अपराधों को लेकर कानून कितना सख्त हुआ है, लेकिन उस हिंसा का क्या जो रोजमर्रा की जिंदगी में डर पैदा करती है, जैसे छेड़छाड़, पीछा करना, क्या बीएनएस उन अपराधों को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है? बिल्कुल। नए कानून की खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ बड़े अपराधों पर ही नहीं बल्कि उन छोटे छोटे अपराधों पर भी नकेल कसता है जो महिलाओं के लिए एक असुरक्षित माहौल बनाते हैं। जैसे शील भंग करने के इरादे से हमला करने पर, जिसे पहले आईपीसी की धारा 354 के तहत देखा जाता था, अब सजा बढ़ाकर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कर दी गई है। और इसे अब एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस अब बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल का मतलब है कि आरोपी को जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होगा। तो ये एक तरह से एक कड़ा संदेश है। हाँ, ये दिखाता है कि कानून इस तरह के अपराधों को अब हल्के में नहीं ले रहा है। इसी तरह पीछा करने यानी स्टॉकिंग और ताक-झांक करने यानी वॉयरिज्म जैसे अपराधों में भी पहली बार और बार-बार अपराध करने पर अलग-अलग और ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान है। तो ये तो हुए अपराध और उनकी सजा, लेकिन कानून तो उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा उन्हें लागू करने का तरीका होता है ना? असल लड़ाई तो पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक की प्रक्रिया में होती है। क्या प्रक्रियात्मक स्तर पर भी कोई बदलाव किए गए हैं? मैंने सुना है कि पूरी प्रक्रिया को पीड़ित केंद्रित बनाने की कोशिश की गई है। आपने बिल्कुल सही सुना। और यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस एक क्रांतिकारी भूमिका निभाती है। सबसे पहली और बड़ी राहत है एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में। अब 0 एफआईआर का प्रावधान है। 0 एफआईआर, इसका मतलब क्या है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। इसका मतलब ये है कि अपराध चाहे कहीं भी हुआ हो, पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसे ये कहकर वापस नहीं भेजा जा सकता कि ये मामला हमारे इलाके का नहीं है। अच्छा, तो इससे पीड़ित को बहुत राहत मिलेगी। सोचिए कोई व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके लिए ये कितनी बड़ी राहत है। वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकता है और वहां उसकी एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। बाद में केस को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन पीड़ित को तुरंत मदद मिलेगी। और तकनीक का इस्तेमाल, जैसे ईएफआईआर। हाँ, अब आप ईमेल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी सूचना दे सकते हैं, जिसे ईएफआईआर माना जाएगा। बस आपको 3 दिन के अंदर उस पर आकर हस्ताक्षर करने होंगे। और एक और संवेदनशील बदलाव यह है कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की सूचना अब एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि पीड़ित बिना किसी झिझक के सहजता से अपनी पूरी बात बता सके। लेकिन भारत में न्याय की सबसे बड़ी दुश्मन तो तारीख पे तारीख वाली देरी रही है। क्या उस समस्या से निपटने के लिए कुछ किया गया है? यही शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है। बीएनएसएस ने अब पूरी न्याय प्रक्रिया को एक टाइम टेबल में बांध दिया है। हर स्टेज के लिए, मतलब हर चरण के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच पुलिस को अब हर हाल में 60 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी। 60 दिन, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। क्या ये व्यवहारिक है? मुझे डर है कि कहीं समय सीमा पूरी करने के चक्कर में जांच की गुणवत्ता से समझौता न हो जाए। ये एक जायज चिंता है, लेकिन कानून का मकसद सिस्टम पर एक दबाव बनाना है ताकि जवाबदेही तय हो सके। पहले जांच सालों तक लटकी रहती थी, है ना? अब अगर 60 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो पुलिस को अदालत को इसका कारण बताना होगा। इतना ही नहीं, जांच पूरी होने के बाद अदालत को भी 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने होंगे। और फैसला? बहस पूरी होने के 30 से 45 दिनों के अंदर फैसला सुनाना ही होगा। ये पूरे सिस्टम को रफ्तार देने की एक मजबूत कोशिश है। और जांच की प्रक्रिया में सबूत इकट्ठा करने को लेकर क्या नियम बदले हैं? क्योंकि अक्सर केस वहीं पर कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, यहाँ भी तकनीक और विज्ञान को अहमियत दी गई है। अब 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले किसी भी अपराध में फॉरेंसिक टीम का घटनास्थल पर जाना और वैज्ञानिक तरीके से सबूत इकट्ठा करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सबूत इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी जरूरी होगी। इससे तो सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और केस मजबूत बनेगा। ये जबरदस्त है। लेकिन पीड़ित के बयान का क्या? वो प्रक्रिया अक्सर पीड़ित के लिए बहुत तकलीफदेह होती है। उस तकलीफ को कम करने की भी कोशिश की गई है। अब बलात्कार पीड़ित का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा
और अगर पीड़ित मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसका बयान उसके घर या उसकी पसंद की किसी जगह पर एक इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे पीड़ित को बार-बार अदालत के तनावपूर्ण माहौल में नहीं जाना पड़ेगा। और मेडिकल रिपोर्ट? यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट भी अब 7 दिनों के अंदर जांच अधिकारी को भेजनी होगी। हर जगह समय सीमा तय की गई है। तो अगर हम इन सभी बदलावों को एक साथ देखें, सख्त सजा, पीड़ित केंद्रित प्रक्रिया, समय सीमा का बंधन, तकनीक का इस्तेमाल, तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ कानूनों को अपडेट करना है या ये न्याय को देखने के हमारे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है? ये निश्चित रूप से एक बुनियादी बदलाव है। ये औपनिवेशिक युग के दंडात्मक न्याय से हटकर पीड़ित केंद्रित न्याय की ओर एक बड़ा कदम है। पहले कानून का मकसद सिर्फ अपराधी को सजा देना होता था। अब मकसद अपराधी को सजा देने के साथ साथ पीड़ित को न्याय का एहसास दिलाना भी है। और इसीलिए पीड़ित को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। हाँ, पहली बार पीड़ित को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि पीड़ित को अब एफआईआर की एक मुफ्त कॉपी पाने का अधिकार है। उसे 90 दिनों के अंदर अपनी जांच की प्रगति के बारे में जानने का अधिकार है। और अगर सरकार किसी केस को वापस लेने का फैसला करती है तो ऐसा करने से पहले पीड़ित की बात सुनना अनिवार्य होगा। तो ये पीड़ित को प्रक्रिया में एक हिस्सेदार बनाता है, सिर्फ एक गवाह नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सब में एक और दिलचस्प चीज दिखती है। एक तरफ तो सजा इतनी सख्त कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ कम्युनिटी सर्विस जैसे नए विचार भी लाए गए हैं। यह विरोधाभास जैसा नहीं लगता? ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक संतुलित नजरिया है। कानून ये मानता है कि हर अपराधी एक जैसा नहीं होता। इसलिए छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने की बजाय पहली बार कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर शामिल किया गया है। ये एक सुधारवादी दृष्टिकोण है। और गंभीर अपराधियों के लिए? दूसरी तरफ जो गंभीर अपराधी हैं और कानून से भाग जाते हैं, उनके लिए ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान है। ट्रायल इन एब्सेंशिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई भगोड़ा अपराधी पेश नहीं हो रहा है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि अपराधी देश छोड़कर भाग जाएं और सोचें कि अब न्याय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ऐसा नहीं होगा। न्याय की प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं। तो कुल मिलाकर आज हमने भारतीय न्याय संहिता के इस नए ढांचे को समझा। ये साफ है कि कानून का इरादा नेक है, सजा सख्त हो, प्रक्रिया तेज हो और पीड़ित को न्याय के केंद्र में रखा जाए। समय सीमा और तकनीक का इस्तेमाल इसे आधुनिक और जवाबदेह बनाने की एक मजबूत कोशिश है। बिल्कुल, कागज पर ये कानून बहुत शक्तिशाली दिखते हैं। अगर इन्हें सही भावना और संसाधनों के साथ लागू किया गया तो ये भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई युग की शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसा युग जहां न्याय सिर्फ मिलता नहीं बल्कि मिलता हुआ दिखता भी है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये नया ढांचा एक तरफ छोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस जैसे सुधारवादी कदम उठाता है और दूसरी तरफ गंभीर अपराधियों के लिए ट्रायल इन एब्सेंटिया और प्राकृतिक जीवन तक की कैद जैसी सख्त सजा लाता है। ये सोचने वाली बात है कि न्याय प्रणाली में सुधार और सख्ती का ये संतुलन जब असल दुनिया में लागू होगा तो ये समाज में अपराध और दंड को लेकर हमारी समझ को किस तरह से बदलेगा।